वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेखा चित्रम। दोस्तों ये कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, तो आराम से एंजॉय कीजिए इसको। मूवी की शुरुआत विवेक नाम के पुलिस ऑफिसर से होती है, जिसने ऑनलाइन सट्टा खेलकर 15 लाख रुपए जीते होते हैं। अब पैसा जीतना तो हर किसी के लिए खुशी की बात होती है ना, लेकिन ऐसा विवेक के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। पैसे जीतने की वजह से वो हर जगह वायरल हो जाता है। लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि देखो देखो, पुलिस वाले ही सट्टा खेलने लगे हैं तो हम क्यों ना खेलें। और इसी वजह से विवेक को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब भाई साहब के पास पैसे तो आए, लेकिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसकी। नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। काफी दिनों तक सस्पेंड रहने के बाद विवेक के सीनियर्स उसका ट्रांसफर मलक्कापुरम में करवा देते हैं, और अब से विवेक को वहीं के सारे केसेस सॉल्व करने होंगे। विवेक के लिए शहर बहुत ही अनजान था, लेकिन फिर भी सस्पेंशन से तो अच्छा है कि कम से कम कहीं तो काम कर रहा है, ऐसे खाली तो नहीं बैठा रहेगा ना। इसीलिए विवेक अपना सारा सामान पैक करके मलक्कापुरम के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों अगले सीन में राजा नाम का एक बूढ़ा आदमी मलक्कापुरम में बने जंगलों के काफी गहराइयों में आकर फेसबुक पर लाइव चला जाता है। वो लाइव आने के बाद गहरा होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं जंगल में बैठकर क्या कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी को अपनी जिंदगी का वो राज बताने जा रहा हूँ जिसको कोई नहीं जानता। बात है 1985 की। मैं और मेरे दो बेटे विंसेंट और फ्रांसिस, हम तीनों ने मिलकर एक लड़की को जिस जगह मैं बैठा हूँ ठीक उसी के नीचे दफना दिया था। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, उसका नाम क्या था, कुछ भी नहीं। और उस काम के लिए मुझे अच्छे पैसे दिए गए थे, और मुंह खोलने पर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसीलिए मैं सारी जिंदगी चुप रहा। लेकिन अब नहीं, आज मैंने ये राज दुनिया के सामने खोल दिया है। उम्मीद है उस लड़की को कम से कम अब तो इंसाफ मिलेगा। इतना कहकर राजन खुद को गोली से मारकर अपनी जान दे देता है। अब ये काम देखो राजन ने लाइव आकर किया था, इसीलिए ये वीडियो जंगल में आग की तरह बिल्कुल वायरल हो जाती है, जिस वजह से पुलिस को भी तुरंत एक्शन लेना पड़ जाता है। ये मुद्दा इसीलिए भी इतना ज्यादा बन गया है कि जिस विंसेंट का राजन ने नाम लिया, अभी के टाइम पर वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। अगर ये बात सच साबित होती है कि लड़की की हत्या हुई है और उस हत्या में विंसेंट का भी हाथ है, तो उसे जेल जाना पड़ जाएगा। इसीलिए पुलिस तुरंत एक्शन में आते हुए मौका वारदात पर पहुंचती है, क्योंकि राजन के हिसाब से जहां पर उसने खुद की जान ली है उसी के ठीक नीचे लड़की की लाश है। इसलिए वहां पर खुदाई का काम शुरू कर दिया जाता है। तो किस्मत से वहां पर कुछ कंकाल और एक लड़की का पायल मिल जाता है, जिससे साबित हो चुका था कि राजन बिल्कुल सच कह रहा था। कंकाल की रिपोर्ट इस बात को और पक्का कर देती है कि वो लाश करीब 18 साल की एक लड़की की है। राजन की बात तो सच हो गई थी, लेकिन अब इस चीज का प्रूफ निकालना भी तो होगा कि क्या उस लड़की की हत्या में विंसेंट और फ्रांसिस का हाथ था भी या फिर नहीं। साथ ही ये लड़की है कौन जिसको मारा गया। विंसेंट को ढूंढना पुलिस के लिए मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि वो पहले से बहुत ही बड़ा फेमस बंदा है। प्रॉब्लम तो फ्रांसिस को ढूंढने में आने वाली थी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि राजन किस फ्रांसिस की बात कर रहा था। इसीलिए विवेक पूरे मलक्कापुरम में जितने भी फ्रांसिस नाम के बंदे होते हैं उनकी एक रिपोर्ट बनाने को कहता है, ताकि सभी से वो खुद पर्सनली जाकर मिले और उनसे बात करे। क्या पता उनमें से कोई फ्रांसिस हो जिसके बारे में राजन बात कर रहा था। अब एक टीम फ्रांसिस को ढूंढने में लग गई थी, तो वहीं विवेक 1985 में जितनी भी लड़कियां लापता हुई थी उन सभी के घर वालों से मिलने जाता है, और उन्हें वो पायल दिखाता है जो उसे कंकाल के साथ मिला था। लेकिन सारे लोग उस पायल को पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए विवेक सिर्फ लापता को छोड़कर 1985 में लड़कियों से जुड़े जितने भी कंप्लेंट या रिपोर्ट पुलिस में आई थी उनको खंगालता है, जिससे उसको एक रेखा नाम की लड़की के बारे में पता चलता है कि 1985 में चंदन नाम के आदमी ने रेखा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि रेखा की वजह से उसका काफी बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद से ही रेखा अचानक कहीं गायब हो गई, और उसके गायब होने की वजह से केस को खुद ही बंद कर दिया गया। इसीलिए दोस्तों विवेक चंदन से मिलने जाता है और उससे रेखा के बारे में पूछता भी है कि आखिर उस टाइम हुआ क्या था। तब चंदन उसको बताता है कि 1985 में प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम करता था वो, और मूवी के लिए जूनियर आर्टिस्ट या साइड एक्टर्स भी प्रोवाइड करता था। उस टाइम मम्मूटी नाम के बड़े फेमस हीरो की काथोडू काथोरम नाम की एक मूवी रिलीज होने वाली थी। उसी मूवी के लिए मैं दूर दूर से जूनियर आर्टिस्ट को हायर करके लेकर आता था। उन्हीं में रेखा भी शामिल थी। स्टार्ट से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जब फिल्म के गाने की आधी शूटिंग कंप्लीट हुई तभी के बाद से रेखा कहीं गायब हो गई, शायद भाग गई होगी। इसीलिए हमें वो गाना दोबारा नए तरीके से शूट करना पड़ा। उसमें हमें काफी नुकसान भी हुआ। इसीलिए मैंने रेखा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी, ताकि आइंदा उसे किसी भी रोल के लिए कास्ट ना किया जाए। फिर दोस्तों वो विवेक को वो गाना भी दिखाता है जिसमें कुछ टाइम के लिए रेखा रिकॉर्ड हुई थी। विवेक का दिल कह रहा था कि हो ना हो ये रेखा ही वो लड़की है जिसका कंकाल मिला है, क्योंकि मम्मूटी की मूवी की शूटिंग भी मलक्कापुरम में ही हुई थी। विवेक के पास रेखा की फोटो तो आ चुकी थी, इसीलिए वो आधे फोटो से ही उसका एक पूरा स्केच बनवाता है, और उस टाइम जितने भी जूनियर आर्टिस्ट उस गाने में शामिल थे उन सभी से विवेक मिलने जाता है। कई लोग तो मर चुके थे, लेकिन एक महिला विवेक को बताती है कि मैं रेखा को बहुत अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन पहली बार उस गाने की शूटिंग के टाइम में उससे मिली थी, पर इतना कंफर्म कह सकती हूँ
कि जिस दिन हमारी रेखा के साथ आखिरी शूटिंग थी, उस दिन काम खत्म करने के बाद जब सारे आर्टिस्ट वापस जा रहे थे तो उनमें रेखा शामिल नहीं थी। अब दोस्तों, विवेक शहर में जितने भी फ्रांसिस थे उन सभी से मिलने जाता है, जिसमें से काफी लोग तो मर चुके थे तो कुछ बीमार या फिर दूसरे शहर रहने के लिए चले गए थे। इस वजह से विवेक फ्रांसिस को ढूंढ नहीं पाता। अब विवेक काथोड़ो काथोरम मूवी के डायरेक्टर कमल नाम के आदमी से मिलने जाता है, लेकिन कमल कहता है कि जूनियर आर्टिस्ट के बारे में जानकारी रखना मेरा काम नहीं है, मुझे बस मेन कास्ट से काम होता है, इसीलिए रेखा की उतनी जानकारी मेरे पास है नहीं। लेकिन मैंने उसको एक बार देखा जरूर था। वो मुझसे कहने के लिए आई थी कि वो मम्मूटी की बहुत बड़ी फैन है, हो सके तो कभी मुझे उनकी फिल्म में हीरोइन का रोल दे देना, मुझे कहा उसने। इससे ज्यादा मैं रेखा के बारे में और कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, विंसेंट का लॉयर विंसेंट को रेखा का स्केच दिखाता है, जिसको देखकर तो उसके तोते उठ जाते हैं, मानो कि वो अच्छी तरह से रेखा को जानता हो। वो अपने लॉयर से कहकर विवेक को रेखा के केस से बाहर करवा के वो केस सीबीआई को दे देता है, जहां सीबीआई में उसके ही चेले रेखा का केस हैंडल करेंगे, ताकि जो विवेक है ना, वो विंसेंट की सच्चाई दुनिया के सामने ना लेकर आए। यानी कि इससे एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि राजन की कही हुई बात बिल्कुल सच थी, विंसेंट भी रेखा को मारने में शामिल था। अब विवेक को केस से बाहर तो कर दिया गया था, लेकिन वो ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो खुद से ही रेखा का केस सॉल्व करने में लग जाता है। तब कमल उसको फोन करके बताता है कि कल मेरी भूषण नाम के रिपोर्टर से बात हुई थी। उससे जब मैंने रेखा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने रेखा की फोटो अपने मैगजीन में छापी थी उस समय। इसीलिए विवेक जाता है भूषण से मिलने। भूषण बताता है कि 1985 में मैं मम्मूटी का इंटरव्यू लेने के लिए गया था, और जब मेरे कैमरामैन ने फोटो क्लिक की तब मम्मूटी के पीछे खड़ी रेखा भी उस फोटो में आ गई, जिसको मैंने मैगजीन में लगा दिया था। एंड विवेक जब उस मैगजीन को देखता है तो उसको रेखा के बाजू में एक महिला दिखाई देती है, जिसने भी रेखा की तरह नन के कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उस महिला के कपड़े बिल्कुल असली नन जैसे लग रहे थे, और रेखा के ऐसे लग रहे थे मानो शूटिंग के लिए वो कपड़े पहने गए हों। फिर थोड़ी जानकारी निकालने के बाद विवेक को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि उस गाने की शूटिंग एक चर्च के अंदर हुई थी, और रेखा के बाजू वाली महिला असली नन थी, जो आज भी मलक्कापुरम के चर्च में रहती है। इसीलिए विवेक तुरंत उससे मिलने के लिए जाता है और फिर उससे रेखा के बारे में पूछता है, तो नन 1985 की सारी चीजें उसको बताना शुरू करती है। इसके बाद दोस्तों हमें 1985 के समय का सीन दिखाते हैं, जहां चंदन रेखा के साथ साथ बाकी के जूनियर आर्टिस्ट को शूटिंग के लिए लेकर आ रहा था। रेखा दूसरे शहर से आई हुई थी, उसका सपना था कि वो हीरोइन बने, वो भी मम्मूटी की मूवी की, क्योंकि वो उसका फेवरेट हीरो है। शूटिंग के लिए सभी को नन के कपड़े पहना दिए गए थे, तो रेखा भी नन के कपड़े पहन लेती है। इसके बाद वहाँ मम्मूटी आता है, उसको देखने के लिए जैसे ही रेखा उसकी ओर बढ़ती है ना, तभी उसका शूटिंग वाला कपड़ा फट जाता है। वो टेलर को जब कपड़े सिलने को कहती है तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। तब रेखा की नजर चर्च पर जाती है, जो कि शूटिंग होने वाली जगह के सामने ही मौजूद था। वहाँ पर नन अपने कपड़े सुखा रही थी। रेखा को नन के कपड़े चाहिए थे, तो वो उन नन से रिक्वेस्ट करके कपड़े मांग लेती है। और दोस्तों, ये वही नन थी जो प्रेजेंट टाइम पर विवेक को सारी बातें बता रही है। नन भी असल में मम्मूटी की फैन थी, इसलिए वो रेखा से कहती है, कपड़े के बदले तुम्हें मुझे एक बार मम्मूटी से मिलवाना होगा। रेखा मान जाती है और फिर वो दोनों मम्मूटी को देखने चले जाते हैं। वो भी उस समय जब वो भूषण को इंटरव्यू दे रहा था। तभी भूषण का कैमरामैन फोटो क्लिक कर लेता है और उसी फोटो को भूषण ने मैगजीन में छाप दिया था। अब जब रात को गाने की शूटिंग हो रही थी ना, तभी बड़ी तेजी से बारिश हो जाती है, इसलिए शूटिंग कल के लिए पोस्टपोन की जाती है। फिर नन रेखा से कहती है, क्यों ना तुम मेरे साथ चर्च चलो, वहीं रात गुजार लेना, क्योंकि आज यहाँ इतने लोगों की भीड़ है तो ठीक नहीं होगा। ये सुनकर रेखा भी खुश हो जाती है कि चलो बढ़िया व्यवस्था हो गई रात की, और वो दोनों चर्च आ जाते हैं। रात को खाना पीना खाने के बाद रेखा एक कमरे में सो जाती है, लेकिन सुबह होते ही रेखा किसी को बिना बताए चर्च से गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई, पर सभी के होश तब उड़ जाते हैं जब चर्च के तिजोरी में रखे हुए सारे डोनेशन के पैसे गायब थे। सारे नन्स तो यही अंदाजा लगाते हैं कि रेखा ने चोरी की होगी और भाग गई। इसकी वो रिपोर्ट तक पुलिस में नहीं करवाते, क्योंकि लोग चर्च पर भरोसा करके डोनेशन देते हैं, और अब ऐसी लापरवाही से पैसे चोरी हुए हैं तो इस चीज से लोगों का भरोसा उठ जाएगा चर्च पर से। अगर उस टाइम पर रेखा के खिलाफ कंप्लेंट की गई होती तो पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करती और विंसेंट शायद अभी तक जेल में होता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया उस समय। अब दोस्तों प्रेजेंट में विवेक नन से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती है उस टाइम जब रेखा चर्च आई थी तो कौन कौन चर्च में रहता था। नन बताती कि सफाई वगैरह करने के लिए पुष्पम नाम की महिला रहती थी, लेकिन वो 3 महीने में ही काम छोड़कर चली गई। उसी के साथ साथ हाँ, एक कपल भी थे जो दोनों खाना पकाने का काम करते थे। वो दोनों कपल आज इस दुनिया में तो है नहीं, लेकिन उनका एक बेटा है जो पास के गांव में रहता है। दोस्तों विवेक उसी कपल के बेटे से मिलने जाता है, अब जो कुछ बताने को तैयार नहीं होता वैसे, इसीलिए विवेक पहले उसके 2-4 थप्पड़ मारता है और तब उसकी जबान खुलती है। तब वो बताना शुरू करता है कि
1985 की एक रात को मैंने अपने पिता को 3 लोगों के साथ एक लड़की की लाश को चटाई में लपेटकर कहीं ले जाते हुए देखा था। मैंने अपने पिता से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो कोथोड़ो कोथरम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। मैंने उनकी बात पर भरोसा कर लिया उस समय, लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई तो उसमें लड़की की लाश वाला कोई सीन था ही नहीं। मैंने फिर अपने पिता से पूछा कि वो लड़की कौन थी, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ महीने पहले जब वो मरने वाले थे, तब मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने राजन, फ्रांसिस और विंसेंट नाम के आदमी के साथ मिलकर रेखा नाम की लड़की को दफनाया था, जिसके बदले उनको अच्छे पैसे भी मिले थे। अब वो आगे कहता है कि राजन के मरने के पहले की मैंने वीडियो भी देखी, उसमें उसने मेरे पिता का नाम नहीं लिया। शायद उसको पता था कि मेरे पिता काफी टाइम पहले मर चुके हैं, तो उनका नाम लेकर वो क्या ही करेगा, इसीलिए शायद उसने मरने से पहले मेरे पापा का नाम नहीं लिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तो विवेक उससे कहता है कि अगर कोर्ट में ये कहना पड़े तो क्या तुम गवाही दोगे, जिस पर वो हाँ में जवाब दे देता है। अब विवेक खुश हो चुका था कि चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं अभी अपने सीनियर को सारी जानकारी बताकर उनसे परमिशन लेता हूँ ताकि इसे कोर्ट में पेश कर पाऊं। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो विवेक अनऑफिशियल तरीके से रेखा का केस सॉल्व कर रहा था ना, कोर्ट में पेश करने के लिए तो उसको अपने सीनियर की परमिशन चाहिए होगी। जितनी भी जानकारी विवेक ने हासिल की थी उसको देखकर उसका सीनियर बड़ा खुश हो जाता है और वो उस आदमी के बेटे को कोर्ट भेजने की परमिशन दे देता है। तो विवेक जैसे ही उस बंदे के पास आता है उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस बंदे को वो गवाही के तौर पर कोर्ट में पेश करवाने वाला था, विवेक को उस बंदे की लाश मिलती है। विंसेंट को पता चल गया था कि ये बंदा उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है, इसलिए उसने इसको मरवा दिया। बड़ी मुश्किल से विवेक ने गवाह ढूंढा था और वो भी मर गया बेचारा। विवेक को अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। अब दोस्तों विवेक उस मूवी के डायरेक्टर, जिसका नाम कमल है, उसके पास से लाइव ही कुछ फोटो रील्स देख रहा होता है। ये सारी फोटोज मूवी की शूटिंग के दौरान रैंडमली क्लिक की गई थी। उन फोटोज में शूटिंग के दौरान आए हुए लोग भी थे। उन्हीं लोगों में विवेक को एक आदमी दिखाई देता है जिसकी एक आंख थोड़ी खराब होती है। एंड अब विवेक को याद आता है कि जब वो शहर में फ्रांसिस को ढूंढ रहा था, तब एक फ्रांसिस के बेटे ने उससे कहा था कि उसके पिता अभी हॉस्पिटल में है और उस बंदे की भी एक आंख खराब थी। ये आंख खराब की प्रॉब्लम खानदानी थी, मतलब बाप को है तो बेटे को भी होगी। इसीलिए विवेक सोचता है कि कहीं ये वही फ्रांसिस तो नहीं जिसकी राजन बात कर रहा था। इसलिए वो तुरंत उसी एक खराब आंख वाले फ्रांसिस के पास जाता है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। विवेक सीधा उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर रेखा के बारे में कुछ भी जानते हो सीधा सीधा बता दो, वरना बुरे फंसोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुका है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देकर सच्चाई बता देते हो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। बताओ कि तुम वही फ्रांसिस हो ना जिसकी बात राजन लाइव वीडियो में कर रहा था। ये सुनकर फ्रांसिस डर जाता है और विवेक को सारी सच्चाई बताना शुरू करता है कि आखिर 1985 की रात क्या हुआ था। दोस्तों अभी तक आप जो सोच रहे थे शायद वो नहीं हुआ होगा, और यहाँ पर रिवील होता है पूरा क्लाइमैक्स। ध्यान से देखिएगा। अब हमें फिर से 1985 का सीन दिखाया जाता है जहां मल्लकापुरम के चर्च के फादर के साथ विंसेंट भी आया था। उस टाइम वो बिल्कुल अमीर नहीं था। फादर का हाथ बटाकर जो पैसे मिल जाते थे वो उन्हीं से गुजारा किया करता था। और जिस चर्च में वो आया था वो वही चर्च है दोस्तों जहां रेखा एक रात रहने के लिए आई थी। चर्च में विंसेंट की मुलाकात पुष्पम से होती है, जिसके बारे में नन ने विवेक को बताया था पहले कि वो यहाँ पर काम करती थी। पुष्पम और विंसेंट दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे थे। विंसेंट को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था और पुष्पम भी इस चर्च को छोड़कर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसीलिए दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि क्यों ना चर्च की तिजोरी में हाथ साफ कर दिया जाए, जिसमें लाखों रुपए हैं, वो उसे लूटकर आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए दोनों ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक दिन का डिसाइड किया। पुष्पम साबुनों की टिकिया पर तिजोरी की चाबी का निशान लेकर एक नकली चाबी बनवाती है और सभी को दिए जाने वाले खाने में नींद की दवा मिला देती है ताकि सभी के सोने के बाद वो आराम से तिजोरी लूटकर भाग जाए। लेकिन उसी दिन रेखा भी चर्च में आकर रुकने आ गई थी, जिसने नींद की दवा मिला हुआ खाना अनजाने में ही सही लेकिन मना कर दिया था, जिससे पुष्पम और विंसेंट का प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था कि आखिर अब वो तिजोरी कैसे लूटेंगे। इसीलिए रात को पुष्पम रेखा के कमरे में जाकर उसका गला घोटकर उसे मार देती है और फिर तिजोरी के सारे पैसे निकालकर अपने पास रख लेती है। लेकिन अब लाश का क्या करना था उसको समझ नहीं आ रहा था, और तब वो और विंसेंट मिलकर एक और प्लान बनाते हैं कि रेखा की लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। वो कहते हैं कि हम दोनों कुछ दिन चर्च में ही रुकेंगे ताकि किसी को हम पर शक न हो और सभी को लगेगा कि रेखा पैसे लेकर भाग गई। लेकिन जैसे ही विंसेंट उसी चर्च में काम करने वाले कपल जिसके बेटे को दोस्तों अभी विंसेंट ने मरवा दिया, उनकी मदद से वो रेखा की लाश को ठिकाने लगाने वाला था ना, तभी वहाँ पर राजन और फ्रांसिस पहुंच जाते, जिन दोनों की काफी टाइम से विंसेंट पर नजर थी कि ये पक्का कुछ तो घोटाला कर रहा है। और जब उन्होंने लाश देखी तो सारी चीज उन्हें समझ आ गई और फिर विंसेंट ने उन दोनों को पैसों का लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह से टोटल 4 लोग शामिल हुए रेखा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। पर जब वो उसको दफना रहे थे रेखा के हाथ पैर हिलने लगे, क्योंकि उस टाइम वो बेचारी जिंदा थी। पर उन दरिंदों को दया नहीं आई
और ऐसे ही उन्होंने मिट्टी डालकर जिंदा ही रेखा को दफना दिया। लेकिन जब राजन को पछतावा हुआ तो उसने सच्चाई दुनिया को बताकर अपनी जान ले ली। इस तरह से विवेक रेखा की हत्या की गुत्थी को सुलझा चुका था कि किसने उसकी हत्या की, किस वजह से उसकी हत्या हुई और कौन कौन लाश ठिकाने लगाने में शामिल थे। इतने सबूत विवेक के पास काफी थे विंसेंट को जेल भेजने के लिए। अब सच्चाई जानने के बाद विवेक विंसेंट की पत्नी को एक फूल भेजता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और विंसेंट उसका वहीं पर ख्याल रख रहा है। उस फूल पर लिखा होता है, जल्दी ठीक हो जाओ पुष्पम। और ये पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो असल में पुष्पम ही थी, लेकिन दुनिया के लिए उसने अपना नाम बदल लिया था। पर इस चीज से उसको समझ आ जाता है कि विवेक को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए विवेक जब गाड़ी से घर आ रहा होता है तभी विंसेंट अपने गुंडों के जरिए ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन भगवान की दया से विवेक की जान बच जाती है। विंसेंट समझ चुका था कि अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, इसीलिए वो पुष्पम को मारकर शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब विवेक को सारी चीजें तो पता चल चुकी थी, लेकिन सिवाय एक चीज के कि आखिर रेखा थी कौन, उसका परिवार कहाँ है, क्या अभी तक उसके परिवार वाले उसके आने का इंतजार कर रहे हैं या उनको पता भी है कि वो मर गई। तो रेखा की जानकारी निकालने के लिए विवेक अपनी पत्नी का सहारा लेता है जो कि प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है। विवेक की पत्नी रेखा की फोटो न्यूज़पेपर में छाप देती है कि कोई भी उसको जानता हो तो जरूर कांटेक्ट करे। ये न्यूज देखकर जगदीश नाम का एक एक्टर विवेक को अपने पास बुलाकर कहता है कि 1985 के समय जब मैंने अपनी पहली मूवी में काम किया था तब मुझे रेखा नाम की एक फैन की तरफ से लेटर आया था। जिंदगी में मुझे पहली बार फैन की ओर से लेटर आया तो मैंने उसका जवाब तक दे दिया। हमारी लेटर के जरिए आपस में फिर बात होती थी, लेकिन ममूटी की मूवी रिलीज होने के बाद से रेखा ने लेटर भेजना बंद कर दिया। एक बार आप उस रेखा के एड्रेस पर जाकर देखिए, क्या पता शायद ये वही रेखा हो जिसकी आप तलाश में हैं। तो विवेक दोस्तों उस रेखा के घर पर जाता है और किस्मत से ये उसी रेखा का घर है जो 1985 में मरी थी। वहाँ रेखा की बहन मौजूद होती है जो आज भी अपनी बहन के लौट आने का इंतजार कर रही है। विवेक उसे वो पायल देता है जिसको देखकर वो बहुत भावुक हो जाती है। तब रेखा की बहन विवेक को बताती है, मेरी बहन को बचपन से ही हीरोइन बनने का बहुत शौक था। हमारे घर में टीवी नहीं था, उसने पिताजी को रिक्वेस्ट करके घर में टीवी मंगवाई और उसने टीवी पर पहली फिल्म ममूटी की देखी और वो तभी से उसकी फैन हो गई। उसने कई लेटर्स ममूटी को भेजे लेकिन एक बार भी उस लेटर का जवाब नहीं आया। हीरोइन बनने के सपने को लेकर वो शहर गई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सच में दोस्तों बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। रेखा जो हीरोइन बनने शहर आई थी उसे क्या पता था कि बिना गलती के उसको मार दिया जाएगा, जिसके बाद पूरी रीति रिवाज के साथ रेखा के कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और तब विवेक रेखा की बहन को एक लेटर देता है जिसमें ममूटी ने रेखा की आखिरी खत का जवाब दिया था, लेकिन अफसोस उसे पढ़ने के लिए वो इस दुनिया में नहीं है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ होती है ये मूवी खत्म। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।